हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेंडस स्टूडियो। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए मैं आपके साथ में रीजनिंग एंड मैथ्स के लेक्चर डिस्कस कर रहा हूँ। मैथ्स के लेक्चर में काफ़ी सारी डिले हो गई, उसके लिए सॉरी, लेकिन आपसे लेक्चर में कोशिश करूँगा कि अल्टरनेट या एक दिन छोड़ के जैसे भी कंटिन्यू हो मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे। उनकी क्वेरी थी, सर मैथ सॉल्व करवानी है, मैथ करनी है। ठीक है, तो मैथ्स स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस मैंने ऐसे पिक किए हैं जो आपके एसएससी फार्मासिस्ट एग्जाम से ही जो जैसे मैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ ना, वैसे ही मैथ्स का प्रैक्टिस सेट मैंने बनाने की कोशिश करी है। लेकिन अगर 25 क्वेश्चंस का अगर प्रैक्टिस सेट में लेके चलूंगा तो क्लास आपकी कम से कम 1.5 घंटे की होगी, अगर मैं डिटेल उसको सॉल्यूशन उसका डिटेल करवाऊंगा। तो मैंने अभी 15 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट रखा है, इसको डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन करके हम काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कॉन्सेप्ट जो हमें क्वेश्चन दिखेगा उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो अपना हम अपनी क्लास में सीखते जाएंगे। और दूसरी चीज़ आप लोगों को ये करनी है कि अपनी एक कॉपी मेंटेन करें, उसमें जो चीज़ें आपको नहीं आ रही उसको आप नोट डाउन करें, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको आप एक बार नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, इसके बाद में आपको आगे बढ़ना है, सोल्यूशन देखना है, फिर आगे बढ़ना है, चीज़ें नोट डाउन करनी है, उसको रिविजन करना है। ऐसे करके ही मैथ आएगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप लोगों को लगातार मॉक टेस्ट भी देते रहना है। ठीक है, और अच्छे से अपने प्रिपरेशन करते रहना है। ठीक, तो आप लोगों की बहुत हाईली डिमांड पे मैथ की क्लास फिर से रिज्यूम होती है आपकी, और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें आप पॉज ना आए, है ना, क्योंकि काफ़ी सारी व्यस्तताएं थी, इस वजह से इस क्लासेस में जो डिले हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, क्योंकि ऑलरेडी अपनी 4 क्लासेस मैथ्स की हो चुकी है। ये आपसे जो क्लासेस रिज्यूम हो रही है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 5 रहने वाला है। एसएससी फार्मासिस्ट का मैथ्स की क्लासेस होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, आप एक कॉपी पेन लेकर बैठे, कॉपी पेन जरूर। ठीक, इसके बाद आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। जब तक आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। उसके बाद मैं सोल्यूशन कराऊंगा, उस सोल्यूशन को बहुत अच्छे से देखें, तब अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यूनिट डिजिट ऑफ, ये क्वेश्चन बिलोंग करता है अपना नंबर सिस्टम चैप्टर। आप देखेंगे इस वाले प्रैक्टिस सेट में आपको लगभग हर जगह से आपको जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलते रहेंगे, है ना। तो आप देखिए, द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 103 इज, इसको जरा सॉल्व करें फटाक से। क्या होगी यूनिट डिजिट, द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 103। अच्छा, मैंने जब लास्ट क्लास में भी कोई ऐसा क्वेश्चन करवाया होगा तो मैंने साइक्लिसिटी की बात करी होगी। साइक्लिसिटी क्या होता है, साइक्लिसिटी होता है आपका कि कोई भी पावर जो है कितनी बार रिपीट हो रही है। जैसे 7 है, 7 की पावर 1 है तो होता है 7, और जब यहीं पर 7 की पावर 2 हो जाती है, ये बन जाता है 49। मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है अपना। ऐसी तरीके से जब हम 7 की पावर 3 की बात करेंगे, तो जब इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 की पावर 3 लास्ट में बनेगा जाकर 3, क्योंकि 7 का क्यूब होता है क्या, 343, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, और 7 की पावर 7 यूनिट डिजिट हो गई। और जब हम 7 की पावर 4 कर देंगे ना, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक, ये हो गई 7 की साइक्लिसिटी। जो 7 की साइक्लिसिटी होती है ना, ये होती है 4। ठीक है, जो इसकी साइक्लिसिटी होती है ये कितनी होती है, 4। जब हम 7 की पावर 5 की तरफ जाएंगे ना, तो आप देखेंगे फिर से 7 स्टार्ट हो जाएगा। जब हम 7 की पावर 6 जाएंगे ना, तो वहां पर फिर से 9 आ जाएगा। तो इसलिए जो है 7 की पावर जो है 4, इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है, क्योंकि 4 तक जो यूनिट डिजिट होती है वो अलग होती है। फिर 4 के बाद नेक्स्ट फिर यूनिट डिजिट सेम आना चालू हो जाती है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें 7 की पावर 103 लिखा। अब इसमें 4 बार जो है 4 बार पावर हमेशा सेम आती चली रहेंगी। तो हमें वही चीज हटाने के लिए 103 जो पावर में लिखा है उसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा। 4 से डिवाइड करने से क्या होता है कि 4 2 8 बचा कितना 2, और 4 5 20। आपका 25 बार तो 4 4 हो गया, 25 बार ये कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो गया, यानी कि 25 बार 7931 7931 7931 7931 आ चुका। ठीक, अब क्या होगा, ये 7 की पावर 3 तो बचेगा भाई, 25 100 तो अपना टोटल डिवाइड हो चुका है 4 से, वहां से हमें कोई मतलब नहीं। अब हमें 7 की पावर 3 बचा, तो 7 की पावर 3 की यूनिट डिजिट जो होती है वही 7 की पावर 103 की यूनिट डिजिट होगी। तो 7 की पावर जो 3 है ना, इसकी यूनिट डिजिट आपकी होगी क्या, 3, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343, और यूनिट डिजिट इसकी क्या होती है, यूनिट डिजिट होती है 3। तो हमारा जो आंसर आएगा, द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 103 इज 3 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, बच्चे कमेंट करते हैं तो बोल रहे थे सर मैथ को ना कॉन्सेप्ट के साथ लेकर चलिए, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करिए। जब आप क्वेश्चन देखेंगे, मैं क्वेश्चन को जब एक्सप्लेन करूंगा तो इसमें सबसे अच्छा मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, और इस टाइप के सारे क्वेश्चन उसी मेथड से सॉल्व होंगे। तो आप कोशिश करें कि मेथड को ग्रैब करें, क्योंकि यही एक्सप्लेनेशन है, कोई थ्योरी से नहीं। जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, सोल्यूशन दे रहा हूँ, टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, तो उस टाइप को आप अडॉप्ट करिए, उसको सोल्यूशन को अडॉप्ट करिए, अपने सीखिए। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बस सीखने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो मैंने बताया कि 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, और जब मैंने 4 से इसको डिवाइड कर लिया तो 100 डिवाइड हो गया, तो 100 से फिर जो डिवाइड होगा कोई मतलब नहीं, हमारा बचा 7 की पावर 3। तो हमने ये देख लिया कि 7 की पावर 3 में जो यूनिट डिजिट होती है वो 3 होती है, तो हमारा आंसर भी आ गया कि जो आंसर है वो आएगा आपका 3। चलता है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Second question, a salesman earns a commission of 9% on the total sales and a bonus of 1% on sales above 20,000. If the salesman total income is 68, so find the total sales. इसको एक बार सॉल्व करें, आप देखें क्या हो सकता है इसमें। A salesman earn a commission, जैसे मैं एक सेल्समैन, मैं क्या करता हूँ, अ सेल्समैन अर्न्स अ कमीशन ऑफ 9% ऑन द टोटल सेल। जितनी मेरी सेल होती है उस पर मैं 9% का कमीशन पाता हूँ, लेकिन एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ऑफ 20,000। जो 20,000 से ऊपर की हमारी जो सेल होती है उस पर मैं 1% का बोनस मिलता है। 20,000 से ऊपर की सैलरी पर 1% का, सेल पर 1% का बोनस मिलता है, ठीक। अगर टोटल इनकम हमारी कितनी है, 68 रुपए है, तो फाइंड द टोटल सेल्स। इसका मैं एक डिटेल मेथड बताऊंगा, एक इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा। जो शॉर्ट मेथड है वो सबसे बेहतरीन मेथड है टाइम बचाने के लिए। हमने मान लिया कि हमारी जो टोटल सेल है ना, टोटल जो सेल है ये एक्स। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं आपको कि जो अर्थमेटिक जो रीजनिंग होती है ना आपकी, ये आप अगर एज्यूम करके सॉल्व करेंगे, उस जगह अपने आप को बिठा कर सॉल्व करेंगे, तो चांसेस है ज्यादा कि आप अच्छे से उसको समझेंगे, बशर्ते एक बार आप अर्थमेटिक रीजनिंग अच्छे से पढ़ चुके हो। रीजनिंग अर्थमेटिक रीजनिंग नहीं, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। अर्थमेटिक आप बहुत ही अच्छे से, जब आप एक बार गो थ्रो कर ले, 2 बार गो थ्रो कर ले, आपके अंदर जब सोचने की थिंकिंग डेवलप हो जाएगी ना, तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने लगोगे। तो मेन चीज ये है कि सोचने की एबिलिटी अपन जो है उसको सीखना है ना। तो टोटल सेल हमने मान लिया एक्स। अच्छा, एक्स पर हमें क्या मिल रहा है, एक्स पर हमें 9% का बोनस मिल रहा है, यानी कि 9/100, ठीक। ये क्या है, कमीशन है, बोनस नहीं है। ये क्या है, कमीशन। लेकिन ये है कि जो सेल हमारी 20,000 से ऊपर है, यानी कि एक्स माइनस टोटल सेल, तो हमने एक्स मान ली थी भाई, टोटल पे तो हमें 9% मिल ही रहा है, लेकिन जो सेल हमारी 20,000 से ज्यादा है उस पर हमें 1% का कमीशन अलग से मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है। टोटल जितनी सेल कर रहे हैं, अगर एक्स की सेल कर रहे हैं तो उस पर हम 9% का प्रॉफिट तो पा ही रहे हैं, 9% का प्रॉफिट हमारा कहीं नहीं गया, ठीक। इसके बाद में जो हमारी 20,000 से ऊपर की सेल है, यानी कि टोटल एक्स है माइनस 20,000 कर दिया, तो जो 20,000 से ऊपर की जो सेल है ना, इसमें कितना प्रॉफिट, इसमें 1% हमें बोनस मिल रहा है, ठीक। अब ये कमीशन और बोनस को मिलाकर उसकी जो इनकम बन रही है वो कितनी बन रही है, 68 रुपए बन रही है। यानी कि मैं इसमें लिखूं तो 9x/100 प्लस में x माइनस 20,000 और मल्टीप्लाई कर दिया 1/100 और इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा क्या, कमीशन, ध्यान से समझना, और ये हो गया क्या, ये हो गया बोनस। और इन दोनों को जो मिलाकर हमारी इनकम बन रही है उसकी, वो कितनी बन रही है, 6800 रुपए बन रही है, 6800 रुपए बन रही है। इसको आप सॉल्व करेंगे, 9x/100 प्लस x का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा आपका x/100 माइनस का इधर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बचेगा 200, ठीक है, इज इक्वल टू 6800, ठीक। ये हो गया 10x/100 इज इक्वल टू, ये 200 उधर ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 7000, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, तो x बराबर आ जाएगा आपका 70,000 रुपये। यानी कि जो उसकी टोटल सेल थी ना, टोटल सेल जो थी उसकी कितनी थी, टोटल सेल जो थी वो 70,000 रुपए थी। हमारा आंसर एक बार इसको हम क्या करेंगे, एक बार इसको वेरीफाई करेंगे कि टोटल सेल 70,000 और 70,000 पे तो हम 9% कमीशन पा ही रहे, यानी कि 6300 रुपए, 6300 रुपए। और आगे क्या बोलना, आगे ये बोल रहा है कि जो हमारी 20,000 से एबव की सेल है, यानी कि 50,000 रुपए 20,000 से एबव,
उस पर हम जो है 1% कमीशन पा रहे हैं। यानी कि क्या, 6300 और प्लस का 500 जब करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी इनकम जो बनेगी कितनी बनेगी, 6800 बनेगी। यही हमने अपना आंसर में दिया था कि उसकी इनकम कितनी है, 6800 रुपए। ठीक, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अच्छा, इतना जब आपने समझ लिया है, अब मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ, आप एक बार इस क्वेश्चन को रिव्यू जरूर करें। एक बार रिव्यू करें कि जो मैंने जो चीजें बताई ना, ये आप क्या पकड़ पाए, क्या आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं? एक बार फाइंड करिए। एक बार देखिए, फटाक से देखिए। अगर आप इन चीजों को पकड़ पा रहे हैं, अब इसका जो एक शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड वो क्या, इसको मैं इरेज करूंगा, इरेज करूंगा, इरेज करूंगा, इरेज करूंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हम टोटल सेल कर रहे हैं ना, उस पर कितने की इनकम बन रही है, उस पर इनकम बन रही है, उस पर हमारा जो कमीशन बन रहा है वो 9% का बन रहा है। लेकिन जो 20,000 से ऊपर की सेल कर रहे हैं, उस पर 1% का बोनस मिल रहा है, 1% का बोनस मिल रहा है। अगर हम एज्यूम करें, अगर हम एज्यूम करें कि टोटल सेल है ना, टोटल सेल जो है उस पर 9% तो ये और 1% ये, टोटल सेल जितनी भी टोटल सेल करी है हमने, उस पर 9% तो हमें कमीशन मिल रहा है और उस पर 1% बोनस मिल रहा है। टोटल सेल पर क्या मिल रहा है, टोटल सेल पर हमें 10% मिल रहा है, 10%। ठीक, ध्यान से समझना। अगर हमें टोटल सेल पर 10% मिलेगा तो एक चीज समझना कि जो 9% था वो तो ऐड हो गया, और जो 20,000 से ऊपर जो हमारी सेल हुई थी उस पर 1% कमीशन भी हमने ऐड कर लिया। लेकिन ये जो 20,000 रुपए है ना, इस पर भी तो 1% कमीशन, वो जो बोनस है वो मिलेगा। भाई जब हमने टोटल 10% मान लिया, 9% तो हमारा ऑलरेडी है, लेकिन जो 20,000 से कम इनकम थी उस पर तो कोई बोनस नहीं मिल रहा था। तो इस बार हमने क्या किया, हमने ये माना कि हमारी जितनी भी सेल है ना, उस पर कितना 10% टोटल हमें कमीशन मिल रहा है। कमीशन बोनस मिला के हमने बोल दिया कि 10% हमें कमीशन मिल रहा है और हमारी इनकम क्या बन रही है, 6800 रुपए। लेकिन ये जो 20,000 से नीचे की जो सेल थी ना, अगर 10% लगाएंगे तो 1% बोनस हम इस पे भी तो लेंगे, 1% बोनस हमें इस पे भी तो मिलेगा। क्या आप चीज पकड़ पा रहे हैं कि नहीं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर वो 20,000 से कम की जो सेल कर रहा है, अगर हम पूरे वैल्यू पे 10% लेंगे, पूरी वैल्यू पे टोटल सेल का 10% लेंगे, तो ये जो 20,000 रुपए है ना, इस पर 1% बढ़ के मिलेगा ना, तब इस पे ये हम इक्वल कर सकते हैं। 20,000 रुपए का 1%, यानी कि अगर वो 20,000 से एवं करता है तब उसको 1% बोनस मिलता है। हमने ये मान लिया कि उसको इस 20,000 पे भी 1% बोनस मिल रहा है, इस 20,000 पे भी 1% का बोनस मिल रहा है, तो उसको टोटल इस ये जो 20,000 है ना, इसका 1% यानी कि 200 रुपए, ये 200 रुपए एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, 200 रुपए एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। देख, अगर ये 200 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, उसकी जो इनकम हो जाएगी, उसकी जो इनकम हो जाएगी वो 6800 प्लस 200, यानी कि उसकी जो इनकम हो जाएगी वो 7,000 रुपए हो जाएगी। अब बात पकड़ पाए भाई, जो भी सेल थी उस पर उसको 9% मिल रहा था, जो भी सेल थी उस पर उसको 9% मिल रहा है। ठीक, और जो 20,000 से ऊपर की सेल थी उस पर उसको 9% तो कमीशन मिल रहा था, लेकिन 20,000 से ऊपर की सेल पर 1% बोनस भी मिल रहा था, और उन सबको जोड़कर 6800 रुपए उसकी टोटल इनकम हो रही थी। हमने ये अज्यूम किया कि जो उसका बोनस था ना, वो भी उसकी टोटल सेल्स पर मिल रहा था, जितनी उसकी सेल थी उस पर टोटल सेल्स पर बोनस मिल रहा था। तो जो बोनस है ना, ये 20,000 वाली जो सेल हुई थी, 20,000 के ऊपर तो मिल गया, ऐड हो गया, लेकिन जो 20,000 की सेल हुई थी उस पर हमारा बोनस ऐड नहीं हुआ था। हमने 20,000 का 1% निकाला, 200 आया, ये बोनस भी हमने सैलरी में अपना ऐड कर दिया, तो हमारा टोटल उसका जो इनकम बनती जाके वो 7,000 बनती जाए, अगर 10% टोटल पे। अब क्या है कि जो टोटल सेल है ना, टोटल सेल है, इसका जो 10% है वो कितना है, 7,000 रुपए। भाई टोटल सेल का 10% उसको बोनस कमीशन सब मिला के मिल रहा है, तो 7,000 रुपए बना, 0 से 0 काट दिया, तो यहाँ से मान जो टोटल सेल निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, टोटल सेल आएगी आपकी 70,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन था,
आई होप आपको आप जो है दोनों मेथड से इस पर समझ पाएंगे। अब जो मेथड आपके साथ फिट बैठे आप उस पर अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, रीड करें क्वेश्चन। रीड करें फटाक से। बोलना है कि द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%. By what percent should consumption be reduced so that expenditure remains same? अब एक बात बताइए, आप जो है पेट्रोल पे आप जो है डेली कहीं जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, आप जहाँ जॉब करने जाते हैं आपका वहाँ 1 लीटर पेट्रोल लगता है, जाने में 1 लीटर पेट्रोल लगता है। अब पेट्रोल के रेट थे 100 रुपए, 100 रुपए में आपको मिल रहा था 1 लीटर, 100 रुपए में 1 लीटर मिल रहा था, और आपका बजट ही इतना था कि आप 100 रुपए की ही पेट्रोल डला सकते थे, इसके अलावा आप पेट्रोल अफोर्ड ही नहीं कर सकते, 100 रुपए की पेट्रोल ही डला सकते हैं। अब क्या हुआ, पेट्रोल की कीमत में सरकार ने कर दी बढ़ोतरी, ठीक है, सरकार का काम है बढ़ोतरी करना, तो सरकार ने पेट्रोल की कीमत पे खटाक से 10% की बढ़ोतरी कर दी, यानी कि 100 की जो पेट्रोल आपको 1 लीटर मिल रही थी वो कल को 110 की पेट्रोल मिलने लगी 1 लीटर। आपका बजट ये है कि आप केवल और केवल 100 रुपए ही पेट्रोल पर खर्च कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से 110 रुपए हो गई, तो हम पहले 1 लीटर पेट्रोल यूज करते थे, तो अब जो है उसी 110 रुपए में जितना पेट्रोल मिलेगा उतना, अब हम 100 रुपए का ही बजट है, मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, मेरा बजट 100 रुपए का है, तो मैं उससे बोलूंगा भैया 100 की पेट्रोल डाल दो तो हमें 1 लीटर तो मिलेगी नहीं। यानी कि जायज सी बात है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ा हमारा कंजम्पशन क्या हुआ, हमारा कंजम्पशन कम हो गया। क्या हो गया, कंजम्पशन, हमारा कंजम्पशन कम हो गया। सेम यही चीज यहाँ पर चलती है कि जो प्राइस होता है ना, ये 1/कंजम्पशन, कंजम्पशन, और ये कब अप्लाई होगा, जब हमें खर्च जो है ना, जो खर्च है वो सेम रखना होगा, तब जो खर्च है वो सेम रखना होगा। भाई 100 रुपए की कोई चीज है और वो बढ़कर हो गई 200 रुपए की, ठीक, दोगुनी कोई चीज हो गई, कोई चीज अपने रेट से 2 गुनी हो गई, तो पहले अगर हम 2 गुनी कम वो करते होंगे ना कंजम्पशन, तो अब हम ना 100 रुपए की कंजम्पशन करने लगेंगे, ठीक। जो प्राइस है वो कंजम्पशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर प्राइस बढ़ेगा कंजम्पशन घटेगा, अगर कंजम्पशन बढ़ेगा प्राइस, ठीक। अच्छा, अब आपको इन क्वेश्चन में, इस मेथड में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है, बोलता है द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 20%। अगर शुगर का प्राइस 20%, आपको 20% की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए कि 1/5। जो प्राइस है ना, प्राइस, ठीक, 20% प्राइस जो है वो 5 में 1 की बढ़ोतरी हो गई, यानी कि 5 से बढ़कर हो गया 6। तो हमारा जो कंजम्पशन है, मैंने अभी बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। अगर कंजम्पशन पहले हम 6 यूनिट का कर रहे होंगे, तो अब जो है वो कंजम्पशन कितने का करेंगे, 5 यूनिट का करेंगे, तभी हमारा जो एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर ये सेम रह पाएगा। 6 5 जा, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन। तो अभी हमारा एक्सपेंडिचर 30 है और बाद में भी हमारा एक्सपेंडिचर 30 रहे। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, बहुत ही समझ के आगे बढ़ना है, ठीक है। मैंने ये कंडीशन बताई जब आपको खर्चा सेम रखना है। वही क्वेश्चन भी बोल रहा है कि अगर आपको प्राइस 5 से 6 कर दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, तो कंजम्पशन आप 6 से 5 कर देंगे। अब ये पूछा है कि बाई व्हाट परसेंट कंजम्पशन बी रिड्यूस, तो कंजम्पशन 6 से 5 हो गया, यानी कि 1 की कमी हो गई 6 पे, तो मल्टीप्लाई 100% पे कितनी कमी होगी, परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%, ये हमारा आंसर है। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर हमें सिंपलीफाई ना करना हो कि अगर पहले प्राइस 100 था, 20% की बढ़ोतरी होकर 120 हो गया, और जो हमारी खपत थी, कंजम्पशन था, पहले अगर हम 120 का कंजम्पशन करते थे, जो प्राइस होगा उसका उल्टा कंजम्पशन लिख देंगे, तो अब 100 कंजम्पशन करेंगे, तो कंजम्पशन में कितने की कमी, कंजम्पशन में 20 की कमी, और कितने पे कमी, 120 पर कमी, और परसेंटेज कमी निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी आएगा 100/6, यानी कि 6 बन जाए 6 बचा 4, 6 6 जा प्लस 4/6, यानी कि 16 से ही 2/3%। ये आपका आंसर। चलते हैं तो स्टार्ट करते हैं ना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि M and N
invest 80,000 and 1,20,000 after a year. The total profit including 10% interest is 33,000. What is N's share? N का शेयर क्या है? आप इस क्वेश्चन को एक बार देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें फटाक से। बोला है M and N इन्वेस्ट, तो सबसे पहले हम इन्वेस्ट का रेशियो निकालेंगे, ठीक। और मैंने ये बता रखा है कि जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है आपका कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया, M और N का रेशियो निकाल लिया। M इन्वेस्ट कर रहा है आपका 80,000 रेशियो, और ये हो गया 1,20,000। रेड कलर ज़्यादा बेटर है, रेड कलर, ठीक। तो अब जब रेशियो निकालेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 4 2 8 और 4 3 12। M और N का जो रेशियो है इन्वेस्टमेंट का, वो 2:3 में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि M और N जो हैं, ये इनकी जो कैपिटल है, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कितने में कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 2:3 में। और इनका टाइम क्या है? टाइम इनका 12 है और इसका भी 12 है, तो टाइम लेने का कोई मतलब नहीं। तो जब टाइम सेम होता है, जब टाइम सेम होता है, तो जो हमारी कैपिटल का रेशियो होता है वही हमारे प्रॉफिट का रेशियो होता है, वही हमारे प्रॉफिट का रेशियो होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो प्रॉफिट भी हमारा रेशियो जो है वो 2:3 में बढ़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब ये बोल रहा है कि द टोटल प्रॉफिट इंक्लूडिंग 10% इंटरेस्ट, यानी कि जो 80,000 और 1,20,000 है, इस पर 10% इंटरेस्ट भी इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, यानी कि 80,000 और 120,000। इसका जब आप सम करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2 लाख, और 2 लाख का 10% के फ्रैक्शन 1/10। जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट निकलेगा 20,000, ठीक। अब ध्यान से समझना कि टोटल 33,000 प्रॉफिट है, और 33,000 में 20,000 जो है ना, ये आपका क्या है? ये आपका 10% इंटरेस्ट है। क्या है? ये आपका इंटरेस्ट। अच्छा, अब जब हम 33,000 से 20,000 माइनस कर देंगे तो आपका जो बचेगा ना 13,000 रुपये। ये 13,000 रुपये ये इससे कमाई हुई, इनकी इस रेशियो में कमाई हुई। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द एन्स शेयर। अच्छा, एन का जो शेयर होगा ना, एन्स शेयर जो होगा, ये क्या होगा? ये जो प्रॉफिट हुआ है ना, ये टोटल जो 20,000 का प्रॉफिट इंटरेस्ट हुआ है ना, इंटरेस्ट नहीं, या एक जो अपना 2 लाख बन रहा है, इस 2 लाख का 10% लेंगे क्या? बताइए क्या करेंगे इसमें, फटाक से बताएंगे क्या करेंगे। एन का जो प्रॉफिट होगा, जो 13,000 रुपये है, ये एम का है और ये एन का है, तो 3/5। भाई इससे कितना बन रहा है? 3, और टोटल कितना है? टोटल प्रॉफिट हो गया 5, और एन का कितना बन रहा है? 3। तो 3/5 किसका? 13,000 का। 13,000 का 3/5 हो गया, प्लस क्या है कि जो 10% इंटरेस्ट है वो भी तो इंक्लूड होगा इसमें, 10% इंटरेस्ट भी तो इंक्लूड होगा, ठीक है, 10% इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। तो हम किसका 10% इंक्लूड करेंगे? 1,20,000 का 10% इंक्लूड करेंगे, या हम अपना टोटल का इंक्लूड करेंगे, ये बताना है, ठीक है। अगर हम टोटल का इंक्लूड कर देंगे तो 20,000 नहीं, उससे कोई मतलब नहीं बनेगा। हम क्या करेंगे कि जो 1,20,000 है ना, 1,20,000 है, इस पे अगर हम 10% ले लेंगे 1/10, यानी कि 12,000 रुपये, ठीक। और जो है, जो एन ने इन्वेस्ट किया था उस पर उसकी जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 12,000 रुपये मिलेगा। तो हम 1,20,000 का अपना कितना 1/10% ले लेंगे, क्योंकि ये एन की ही प्रॉपर्टी है पूरी। तो अब इसको कट कर देंगे, 5 2 10 3, ठीक है, और ये हो गया 78, 100 और प्लस 12,000, तो आपका ये निकल के आएगा 19,800, 19,800, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 10% इंटरेस्ट है ना, ये सबकी इनकम पे, ये टोटल 2 लाख पे नहीं अप्लाई होगा। 1,20,000 अगर एन का इन्वेस्टमेंट है तो उस पे 1,20,000 पे जो एन को शेयर मिलेगा वो 1,20,000 पे मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। ये जो भी आपका ये वाले क्वेश्चन आएंगे ना,
उसमें ये वाला फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है हमेशा कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। ठीक, आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। एक बार सॉल्यूशन देखिए फटाक से। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या बोल रहा है, इसको रीड करें और सॉल्व करें। एक बार रीड करिए अच्छे से फटाक से। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल। एवरेज का ही क्वेश्चन है, किसका है, एवरेज का। ठीक, क्या बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल इंक्रीज्ड बाय 2 ईयर्स। 8 लोगों की जो एवरेज एज है वो 2-2 साल बढ़ जाती है। ध्यान से समझना कि 8 लोगों की एवरेज एज जो है वो 2 साल बढ़ जाती है। व्हेन अ पर्सन एज्ड 14 रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन, फाइंड द एज ऑफ द न्यू पर्सन। एक पर्सन ऐसा था जिसकी एज कितनी थी, 14 ईयर्स थी। ठीक, और टोटल कितने लोग थे, टोटल जो है अपने पास वो 8 पीपल थे। ठीक ठीक, 8 पीपल थे। अब एक चीज ध्यान रखना कि एवरेज क्या होता है कि जो टोटल लोगों की एज होगी उनका सम अपॉन डिवाइड कर दिया होगा 8 से, तो हमारा क्या निकला होगा, एवरेज निकला होगा। उसमें ये 14 भी हमारा ऐड हो चुका होगा। लेकिन जब इस 14 ईयर की जगह एक ऐसा बंदा आया जिसका वजन क्या था, हमने माना जिसका वजन x था, उसकी वजह से जो सबका एवरेज था वो कितना बढ़ गया, 8 पीपल का एवरेज जो है वो 2-2 ईयर बढ़ गया, यानी कि हर पीपल का एवरेज 2 से बढ़ गया। तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी कि 16 एवरेज तो बढ़ गया। ठीक है, जो एज है ना एवरेज एज, ये 16 बढ़ गई। सारे लोगों पे 2-2 जब बढ़ाएंगे तो 16 बढ़ जाएगी, यानी कि 14 ईयर्स का अगर होता तो एवरेज सेम रहता। अब 16 ईयर्स और बढ़ गई, तो ये जो 16 ईयर्स है ना, इसी को सब में बांट दिया गया था। अगर हम देखेंगे हम 16 को 2 से या 8 से डिवाइड करेंगे तो सब में 2-2 की एज बढ़ जाएगी। तो यानी कि इस 14 की जगह इससे हम 16 और ऐड कर देंगे, तो जो हमारा नया पर्सन था ना वो कितने ईयर्स का था, वो जो नया पर्सन था वो 13 ईयर्स का था। ठीक है, अगर वो 16 ईयर्स ज़्यादा था ना, तो जो ज़्यादा हुआ उसको टोटल का सम अपॉन डिवाइड 8 से डिवाइड, तो वो एवरेज जो आएगा वो 2 बढ़ के आएगा। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, रीड करें और सॉल्व करें फटाक से सॉल्व करिए। मैं आपको बार बार बताता हूँ स्टूडेंट्स कि आपके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और मैं भी कोशिश करूँगा तो जो आपकी ये मैथ्स की क्लासेस है ना, ये भी आपकी रेगुलर चलती है ना, ऑल्टरनेटिव बेस पे रीजनिंग और एंड जो है मैथ्स की क्लासेस हम लोग करते रहेंगे। बाकी जो आपका सीक्वेंस लेवल पे है, जो सीक्वेंस वाइज चीज़ें हैं वो आपकी ऐप में चलेगी, है ना। तो आप धीरे धीरे वहाँ से चीज़ें कवर करते रहिए और अपना सिलेबस जो है अच्छे से ख़त्म करते रहिए। क्या बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज्ड बाई 8%। ठीक, जो प्राइस है कुकिंग ऑयल का वो 8% बढ़ा दिया गया। अ फैमिली यूजेस 12 लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल पर मंथ। एक फैमिली जो है वो 12 लीटर पर मंथ यूज करती है कुकिंग ऑयल। सवाल पता है मैथ के सॉल्व कैसे किए जाते हैं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करना होता है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम ध्यान में रख लें या कहीं नोट कर लें। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब क्या बोल रहा है, फैमिली यूजेस 12 लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल मंथ इफ द ओरिजिनल प्राइस वाज 150 रुपये पर लीटर। हमारा जो ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस कितना था, वो था 150 रेस पर लीटर। अब आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एडिशनल एनुअल एक्सपेंडिचर फॉर द फैमिली। एनुअल एक्सपेंडिचर यानी कि पूरे साल का, ड्यू टू द प्राइस हाइक। पहले तो 150 में मिल रहा था, पहले कितने में मिल रहा था, 150 में मिल रहा था। अब ये जो फ्यूल हाइक है ये कितना बढ़ गया, ये जो है 8% बढ़ गया, 8% बढ़ गया। यानी कि 150 का हम जब 8% निकालेंगे तो 5 3 जा और 2 जा 2 4 जा 4 हैं 12, ये जो है 12 लीटर पर केजी ये प्राइस जो है हाइक हो गया। ठीक, यानी कि पहले पेट्रोल अगर 150 में मिल रहा था तो अब 162 में मिलने लगेगा। अच्छा, कुछ बच्चे 162 से मल्टीप्लाई करने लगे, नहीं करना है। 12 रेस पर लीटर जो है प्राइस अपना हाइक हुआ है। कितना हुआ है, 12 रेस पर लीटर हाइक हुआ है। तो एक फैमिली 12 रेस पर लीटर हाइक हुआ है। एक फैमिली कितने 12 लीटर तेल ही यूज करती है ना। तो एक मंथ में जो एक्सपेंडिचर में हाइक होगा ना वो कितने का होगा, 12 लीटर यूज करती है और पर लीटर पे 12 का बढ़ गया, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 रेस। ठीक, अब उससे ये पूछ रहा है कि एक एनुअली कितना हाइक हो जाएगा,
तो एनुअली जो है पर ईयर का जो प्राइस है, एनुअली जो ना, ये आपका 144 एक मंथ का है और एक साल में होते हैं 12 मंथ। तो ये 12 का स्क्वायर लिखा है, 12 मल्टीप्लाई 12, और इधर भी 12 लिखा है, ये बन गया हमारा 12 का क्यूब। 12 का क्यूब होता है 1728। मैंने आपको पहले बता रखा है कि 1 से लेकर 30 तक के क्यूब और 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। ठीक है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अब आप इसको रीड करें और सॉल्व करें। ये जो टाइप है ना, ये आपका देखने को मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो सवालों के लेवल को देख के मजाक उड़ा रहे थे। ठीक, सवाल का लेवल हाई क्यों नहीं रखा? क्योंकि आपकी स्टार्टिंग फेज था, स्टार्टिंग की जो प्रिपरेशन थी उसको लेकर हम लोग चल रहे थे, स्टार्टिंग फेज था। तो हमें लगा था कि जब फार्मेसी बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो शायद इनको जो है अगर एकदम से हायर लेवल दे दिया जाएगा तो आप समझने में आपको बहुत दिक्कत होगी। अगर समझने में दिक्कत होगी तो फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए जो है बिल्कुल बेसिक से उठाया, बिल्कुल बेसिक से उठाया गया। लेकिन जो मैं आज ये इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन रख रहा हूँ, इस सारे के सारे क्वेश्चन आपको एसएससी फार्मासिस्ट या एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उस वाले टेस्ट पेपर से देखने को मिलेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और होती है कि कुछ बच्चे ये हो जाएंगे कि अगर एसएससी फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन है तो इसमें जो है वही सिलेबस, भाई मैथ कहीं भी हो, अर्थमेटिक हर जगह सेम होती है, एडवांस हर जगह सेम होती है, मैथमेटिक्स की तरह लो, है ना। मैथ का प्रैक्टिस सेट जरूरी नहीं है एसएससी फार्मासिस्ट में ही, आपके जो एम्स और सीआईएसएफ की वैकेंसी आई है वहाँ पर भी ये वर्क करेगा। ठीक, आपको कॉन्सेप्ट सीखने, कॉन्सेप्ट आप, मैं कोशिश करूँगा कि जो आपको यहाँ पर दिख रहा है उसका सबसे ईजिएस्ट वे मैं आपको सॉल्व करते चलूँ। ठीक है, तो उस पर आप पकड़ लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। तो उस पर वर्क करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, और बाकी जिनको पूरा कोर्स पढ़ना है वो ऐप में जाकर हमारे पढ़ सकते हैं। एम्स और सीआईएसएफ का जो कोर्स है वो भी हमारा अलग से चल रहा है। ठीक है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ट्रिपल्स इन 8 ईयर्स। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है वो 8 ईयर्स में अपने आप की ट्रिपल हो जाती है अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट। एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर लिखा है अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट। हाउ मैनी ईयर्स विल इट टेक फॉर दैट अमाउंट टू इंक्रीज टू 9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक, अब मैं आपको बताऊं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे हमें, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, क्या बोल रहा है कि अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ट्रिपल्स इन 8 ईयर, यानी कि एक मनी कितनी हो रहा है अपने आप की ट्रिपल्स हो जा रही है। तो ट्रिपल होने के लिए हम ऐसा लिख देंगे कि 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 3 होता है। ट्रिपल्स हो रहा है कितने ईयर्स में? ट्रिपल हो रहा है हमारा 8 ईयर्स। सबसे सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूँ, ट्रिपल हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में ही एप्लीकेबल होगी और इस टाइप के क्वेश्चन में ही एप्लीकेबल होगी। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ट्रिपल्स इन 8 ईयर, 3 की पावर 1 हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है कितने साल में? 8 साल में। अब क्या बोल रहा है, हाउ मैनी ईयर्स विल इट टेक फॉर दैट अमाउंट टू इंक्रीज टू 9 टाइम्स। ये हो गया 3 टाइम्स, और हमें कितना करना है? हमें करना है 9 टाइम्स। 9 आपको पता है कि जो 3 का स्क्वायर होता है ये 9 होता है, और 3 का क्यूब जो होता है ये 27 होता है, फिर 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 होता है। ठीक, तो यानी कि मुझसे पूछ रहा है कि जो 3 की पावर 2 है ना, यानी कि 9, यानी कि 9 का मतलब क्या हो गया? 3 की पावर 2 वो कितने दिन में होगा? तो हम 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे उतने से, जितना यहाँ पावर लगेगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो टाइम लगेगा ना वो लगेगा 16 ईयर्स। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखें आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर लिखा हो कि अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ट्रिपल्स डबल्स इन 8 ईयर, डबल्स इन 8 ईयर का मतलब हो गया कि 2 की पावर 1 इन 8 ईयर्स। अब आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर दैट अमाउंट टू इंक्रीज 9 टाइम्स। यहाँ कभी देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ मिल सकता है कि 8 टाइम्स। 8 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा? तो आपको पता है कि 8 क्या होता है? 2 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब यानी कि हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 8 3 हो गया 24। तो हमें कितना टाइम देगा? हमें देगा 24 ईयर्स टाइम हमें लगेगा टोटल। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, और ये वाला क्वेश्चन का जो टाइप है ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, जब भी आएगा ऐसे आपको सॉल्व करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अब आप इसको सॉल्व करें। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है आपका मिक्सर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक, ठीक है। और जितने भी बच्चे इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड करेंगे उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि इस प्रैक्टिस सेट में क्या इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन का जो लेवल था ये आपके एसएससी फेज एग्जाम का ही लेवल है, सेम टू सेम। यही आपके क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में देखने को मिलेंगे, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ।
दूसरी चीज़ ये है कि कुछ बच्चे कहते हैं हिंदी में, तो हिंदी और इंग्लिश जैसा यहाँ पर कुछ है ही नहीं, नॉर्मल से क्वेश्चन है। जब आप फार्मासिस्ट का एग्जाम देंगे तो वहाँ पर इंग्लिश भी पूछी जाएगी। तो इतनी ज़्यादा हिंदी की हैबिट मत डालो कि जब आप इंग्लिश के 25 क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं तो वो सॉल्व करने में दिक्कत हो, क्योंकि वहाँ पर भी रीडिंग हैबिट पूछी जाएगी कहीं ना कहीं, है ना। तो ये आप समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो अ मर्चेंट मिक्सेस, क्या बोला है, अ मर्चेंट मिक्सेस 60 kg ऑफ कॉफ़ी एट 90 रेस पर kg। टोटल कितनी थी, 60 रुपए कॉफ़ी थी एट 90 रेस पर kg विथ अ डियरर वेराइटी एट 120 रेस पर kg, ठीक। ही सेल्स द ब्लेंड एट 110 kg रेस पर kg एंड गेन्स 10% प्रॉफिट, हाउ मेनी kg ऑफ द डियरर वेराइटी डिड ही एड। जब भी एक चीज़ देखे, क्या इस टाइम में क्या होता है कि एक मिक्सर को हमने इस रुपए पर केजी में अपलोड कर दिया, मिक्स कर दिया, और एक मिक्सर को इस रुपए पर केजी में मिक्स कर दिया, और दोनों के मिक्सर का जो अमाउंट है वो इस रुपए पर केजी में मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो क्या बोला, अ मर्चेंट मिक्सेस 60 kg ऑफ कॉफ़ी, तो हमारे पास ये जो टोटल कॉफ़ी थी ना, टोटल कॉफ़ी कितनी थी, टोटल कॉफ़ी थी 60 kg, ठीक। अब क्या बोल रहा है, एट 90 रेस पर kg, कुछ कॉफ़ी उसने 90 रेस पर केजी के साथ मिक्स करी हो, ठीक। ये हो गया कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस की बात चल रही है। एंड अ डियरर वैरायटी, जो डियरर वैरायटी है वो कितने में है, वो 120 रेस पर केजी में, ठीक। ये भी कॉस्ट प्राइस है। अब एक चीज़ देखना कि ही सेल्स द ब्लेंड एट 110 रेस पर केजी एंड गेन्स 10%, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर जो दिया है ना, ये सेलिंग प्राइस दिया है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें कि जो एलिगेशन है, एलिगेशन हमेशा सेम यूनिट पर लगेगा, ऑलवेज अप्लीकेबल ऑन सेम यूनिट्स, हमेशा सेम यूनिट पर अप्लाई होगा, सेम यूनिट्स पर अप्लाई होगा, ठीक। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, तो जो मिडिल में आना आएगा ना, वो क्या आएगा, वो भी हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा। अब क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस है 110 रेस पर केजी और गेन कर रहा है 10% प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है, यानी कि 10% प्रॉफिट 110% की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 110। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अपना कॉस्ट प्राइस होता है वो ऑलवेज 100% होता है। तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो 110 बटा 110 मल्टीप्लाई 100, कितनी आएगी वैल्यू, 100 आएगी। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा। अब हमने यहाँ पर 100 पुट कर दिया। अच्छा, मिक्सर का ये रूल होता है कि बड़ी वैल्यू को छोटे वैल्यू से माइनस कर दिया जाता है और अपोजिट इसको लिख दिया जाता है। 120 माइनस 100 कर दिया 20 और 100 माइनस 90 कर दिया, ये आपका हो गया 10। जब हमने कट कर दिया तो 2:1 में वो कॉपी उसने मिक्सर करी, ठीक। अब 2:1 में एक 90 रेस पर केजी और एक जो डियरर वैरायटी थी उसको उसने मिक्स किया। हाउ मेनी केजी ऑफ डियरर वैरायटी डिड ही ऐड, क्या बोल रहा है कि डियरर वैरायटी उसने कितनी ऐड करी, मतलब अब ये 2:1 में उसने टोटल जितनी कॉफ़ी थी वो मिक्स कर दी, यानी कि 2 1 को ऐड करेंगे तो 3 यूनिट की वैल्यू थी कितनी, 60 kg। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 20, ठीक। कितनी आएगी, 20 आएगी। अब वो बोल रहा है कि हाउ मैनी केजी ऑफ द डियरर वैरायटी डिड ही ऐड, ठीक। डियरर वैरायटी कितनी, डियरर वैरायटी अपनी 120 रेस पर केजी वाली थी, जो कि 1 यूनिट उसने ऐड करी, तो 20 kg ऑफ कॉफ़ी इसने 20 kg ऑफ कॉफी। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। 60 kg ऑफ कॉफी था और 2 और 1 यहाँ पर बन रहा है 3 2 जा 6, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20, तो 20 kg ऑफ कॉफी जो है इसने डियरर वैरायटी के साथ मिक्स करी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका टाइम एंड वर्क से ही क्वेश्चन, ठीक, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी और मल्टीप्लाई जो है कार्य करने में लिया गया टोटल समय। आपकी इफिशियंसी क्या है, सपोज करो कि आपसे एक काम, आपको क्या दे दिया गया कि आपको एक दीवार बनानी है 9 दिन में, एक दीवार बनानी है, नहीं आपको एक दीवार बनानी सिंपल, आपको एक कोई ईंटों से एक दीवार बनानी है, तो आप ये कहते हैं कि मैं जो है एक दिन में क्या करता हूँ कि 500 ईंटें लगा देता हूँ एक दीवार में, और जो आपकी दीवार बनानी है वो कितने दिन की बनानी है, वो लगभग आपको 3000 ईंटों की बनानी है, और आप एक दिन में 500 ईंटें लगा सकते हैं। तो यानी कि 500 ईंटें जब आप एक दिन में लगा सकते हैं तो 6 दिन में आप पूरी दीवार बनाएंगे।
तो यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि जो टोटल वर्क होता है वो इफिशियंसी और मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। जब इफिशियंसी आपकी 500 यूनिट पर डे की है और टाइम आपको लगेगा 6 दिन, तभी तो आप 3000 यूनिट 3000 ईंटें जो है वो एक दीवार में लगा पाएंगे। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट पे आप चलते हैं, इस पर ही वर्क करते हैं थोड़ा सा। एक बार रीड करें जरा सा फटाक से। ए कैन कंप्लीट अ जॉब इन 36 डेज। ए जो है एक जॉब को कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में? 36 डेज में। ठीक, ठीक है। एवरी थर्ड डे ही इज असिस्टेड बाई बी। एवरी थर्ड डे यानी कि ए जो है वो 2 दिन अकेले काम करता है और तीसरे दिन क्या होता है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी थर्ड डे यानी कि फर्स्ट डे और सेकेंड डे ए अकेले काम करता है और थर्ड डे ही इज असिस्टेड बाय बी, यानी कि थर्ड डे ए तो काम करता ही करता है, बी उसकी मदद करता है काम कराने में। जैसे अगर आप जो है कोई काम अकेले कर रहे हो और आपका फ्रेंड आता है, जैसे आपको एक फाइल लिखनी है कॉलेज की, तो एक फाइल लिखनी है, आप लिख रहे हैं, ठीक, आप लिख रहे हैं तो आपका फ्रेंड कहता है यार ऐसा करो कि 2 दिन फाइल तुम लिखो, क्योंकि यार तुम्हारी फाइल है, काम तो आपका है ना, तो 2 दिन तुम लिखो, तीसरे दिन मैं ऐसा करूँगा कि मैं उस फाइल को लिखने में मदद कर दूंगा। ठीक, तो 2 दिन तो आप फाइल अकेले लिख रहे हैं, अकेले अपनी एफिशिएंसी से फाइल लिख रहे हैं। तीसरे दिन क्या होगा कि आप भी लिख सकते हैं और आपका फ्रेंड भी उस फाइल में मदद करवा देगा, तो आप दोनों मिलकर लिखेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी काउंट होगी। ठीक, ऐसे समझिए, क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से रिलेट करके समझिए तो आप इजीली समझेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बाय बी हु कैन कंप्लीट द जॉब अलोन इन 48 डेज। एलोन जो बी है वो अकेले जो है काम को कितने दिन में कर सकता है? वो कर सकता है 48 डेज में। यानी कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि ए 36 डेज में एक काम कर सकता है, बी 48 डेज में एक काम कर सकता है। अब एक चीज़ यहाँ से समझना कि ए जो है 36 डेज में, जब ये बोले कि ए इतने दिन में और बी इतने दिन में काम कर सकता है, तो जो टोटल वर्क निकलेगा ना, जो टोटल वर्क निकलेगा, ये इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। इसको जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन में करेंगे ये बनेगा 9 4 जा, और इसको करेंगे ये बन जाएगा 48 है ना, 8 2 जा 16 3 जा, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 16 और 9 जा, 16 9 जा, यानी कि हो गया आपका 144। ठीक, 144 36 4 जा और 48 3 जा, ये आ गई आपकी इफिशियंसी। हमने ये टोटल वर्क निकाल लिया। अब टोटल वर्क को हम कितने दिन में कर सकता है? टोटल वर्क आपका कितना था? टोटल वर्क आपको 3000 ईंटें लगानी थी, एक दिन में आप 500 ईंटें लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है कितने दिन में, या हमें जब इफिशियंसी निकालनी है, इफिशियंसी निकालनी है तो 3000 ईंटें लगानी है और कितने दिन में लगानी है? 6 दिन में। तो आप कितनी इफिशियंसी निकलेगी आपकी? 500 ईंट पड़ेगी। ठीक है, यही चीज़ है। तो 144 को हमने 36 से डिवाइड कर दिया। ए की इफिशियंसी 4 यूनिट पर डे की आ गई और बी की इफिशियंसी 3 यूनिट पर डे की आ गई। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि 3 दिन काम होता है, ऐसा साइकिल चलती है कि 2 दिन ए अकेले काम करता है और तीसरे दिन ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं। ठीक, तीसरे दिन ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक साइकिल हमने माना, एक साइकिल कितने दिन की होती है? एक साइकिल में 3 डेज लगते हैं। कितने डेज लगते हैं? 3 डेज लगते हैं। और उसमें काम क्या होता है? फर्स्ट डे में ए काम करता है अकेले, ठीक, और सेकेंड डे में क्या होता है? ये हो गया अपना फर्स्ट डे। ठीक, सेकेंड डे में क्या होता है कि ए फिर से अकेले काम करता है, और जो थर्ड डे होता है उसमें क्या होता है कि ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करते हैं। ये एक साइकिल हो गई। यानी कि कितने यूनिट वर्क होता है? 3 दिन में। 3 दिन में हमारा ए कर रहा है 4 और बी कर रहा है 4, और इसके बाद ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं 7। ठीक, ए प्लस बी मिलकर कितना वर्क कर रहा है? 7, यानी कि 4 + 4 8 और 8 + 7 कितना हो गया? आपका हो गया 15 यूनिट्स। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल द जॉब बी कंप्लीटेड, यानी कि 144 यूनिट काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक, एक साइकिल है 3 डेज की, 3 डेज में 15 यूनिट काम हो रहा है। ठीक, अब आप इससे करीब जाने की कोशिश करें कि 15 10 जा हो गया, 15 9 जा होता है 135, इधर भी 9 का मल्टीप्लाई और इधर भी 9 का मल्टीप्लाई, यानी कि 27 डेज में आपका काम कितना हो जाएगा? 135 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक, अब जब आपका 28th डे आएगा, 27 डे, ये 3 वाली साइकिल 9 साइकिल कंप्लीट होगी। इसके बाद फिर से ए काम करेगा। 28th डे जो होगा उसमें क्या हो जाएगा? 1 यूनिट काम हो जाएगा, 135 + 4, यानी कि आपका काम हो गया 139। अब जब आपका 29th डे आएगा, 29th डे आएगा, मैंने बिल्कुल बेसिक से समझा के चल रहा हूँ कि एक एक बच्चे को क्वेश्चन समझ में आए। पता है क्वेश्चन टाइम बचाकर यहाँ से तुरंत सॉल्व किया जा सकता है। ठीक,
29th डे क्या हो जाएगा आपका 139 और प्लस का 4 वर्क हो जाएगा, यानी कि कितना, ये हो गया आपका 143। ठीक, 143, यानी कि 29 दिन में 143 यूनिट काम आपका हो गया। हमें चाहिए 144 यूनिट, हमें चाहिए 144 यूनिट। और जो तीसरा दिन आएगा ना, वहां पर 7 यूनिट काम हो रहा होगा, वहां पर 7 यूनिट काम हो रहा होगा। और हमें कितना वर्क कराना है, हमें सिर्फ 1 यूनिट काम कराना है। तो हमारा जो है 29 सही 1/7 डेज लगेंगे। क्या आप समझे इस बात को? 29 डे में कितना काम हो जाएगा, 29 डे में कितना काम हो जाएगा, एक 143। और जो 30वां डे होगा ना, 30वां डे, उसमें काम कितना होगा, उसमें काम होगा हमारा 7 यूनिट। लेकिन हमें तो काम 7 यूनिट कराने नहीं है, हमें काम कराना है सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट। तो यानी कि उसमें पूरा दिन नहीं लगेगा, 29 सही 1/7 दिन लगेंगे। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 29 सही 1/7 दिन। भाई एक दिन में कितना काम होता है, 7, हमें चाहिए 1। ठीक, क्लियर? तो यही आपका आंसर हो जाएगा 29 सही 1/7 डेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इसको रीड करें, सॉल्व करें। क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करिए फटाक से। टेन बोल रहा है कि अ लार्ज शिप कंज्यूम्स 0.2 लीटर फ्यूल पर किलोमीटर। क्या है, एक है लार्ज शिप जो कि कंज्यूम करता है 0.2 लीटर ऑफ फ्यूल पर किलोमीटर। ठीक, एंड अ स्मॉलर शिप, एक है अपना स्मॉलर शिप। स्मॉलर शिप क्या कर रहा है, स्मॉलर शिप जो है कंज्यूम करता है 0.15 लीटर पर किलोमीटर। ठीक, इफ द लार्ज शिप ट्रेवल्स 500 किलोमीटर, ठीक है, एंड स्मॉल शिप ट्रेवल्स 400 किलोमीटर, तो व्हाट इज द टोटल फ्यूल कॉस्ट। अगर ये 500 किलोमीटर ट्रेवल करता है, लार्ज शिप 500 किलोमीटर ट्रेवल करता है, और 1 लीटर कितने में चलता है, एक किलोमीटर चलने में वो 0.2 लीटर कंज्यूम कर लेता है, तो 500 किलोमीटर में कितना कंज्यूम कर लेगा, 500 किलोमीटर चलने में कंज्यूम कर लेगा आपका 100 लीटर। ठीक, अच्छा ये बोल रहा है 0.15 लीटर पर किलोमीटर, इसको जाना है कितने, 400 किलोमीटर, और गुणा 0.15 कर देंगे। ठीक, हटाया, तो ये जो है आपका ये 60 लीटर फ्यूल कंज्यूम करेगा। अब आपसे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट एट द रेट ऑफ 110 पर लीटर, टोटल फ्यूल कॉस्ट कितनी। तो हमारा जो टोटल फ्यूल खर्च होगा ना, टोटल फ्यूल जो है ये आपका, ये गन्ने का जूस है, फ्यूल नहीं है। आज के समय में क्या है, ये गन्ने का जूस है। ठीक, और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये बोला है, ये गन्ने के जूस के साथ हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये हमारा फाइनल जो है, इसको हम लागू करने नहीं जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिससे सबकी गाड़ियाँ खराब हो जाए। ठीक है, तो हमारा ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों के ऊपर हो रहा है। टोटल फ्यूल कितना खर्च हो रहा है, टोटल फ्यूल खर्च हो रहा है, टोटल फ्यूल हमारा खर्च हो रहा है कितना, 160 लीटर, 160 लीटर, और कॉस्ट कितनी है, 110 रेस पर लीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा 17600, 17,600। ठीक, 16 से एक चीज़ देखिए, किसी नंबर को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। सपोज 2 डिजिट का नंबर, तो हम लास्ट डिजिट लिखेंगे और फर्स्ट डिजिट लिखेंगे, बीच में क्या करेंगे, मिडिल में इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, आ जाएगा 143। ऐसे मैंने इसमें किया, 6 लिखा, फर्स्ट लिखा और 6 1 को एडिट कर दिया, तो 176 हो गया, और आगे 2 जीरो लगा दिया। ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, ये क्या आ गई, ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक, ये क्वेश्चन आपका रहा सिंपल, थोड़ा सा सिंपल था। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 अलजेब्रा से क्वेश्चन है। ठीक, अलजेब्रा से क्वेश्चन, अलजेब्रा से क्वेश्चन है, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी आप यहाँ पे सिंपल सी नोट कर लेंगे कि x + 1/x = जब k दिया हो और हमें x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालनी हो, तो हमेशा k³ - 3 ये प्रॉपर्टी आप नोट डाउन कर लेंगे, इसको रिवीजन करेंगे। आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं हर प्रॉपर्टी अलजेब्रा की एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेन हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि x + 1/x/2, हमें क्या दिया है, x + 1/x+2 की वैल्यू दे दी है 6। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x + 2 का होल क्यूब और प्लस 1/x+2 का होल क्यूब, यानी कि यहाँ पर भी x + 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐड 2 ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, 2 को ऐड कर देंगे। जब हम 2 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा x + 2
प्लस डिनोमिनेटर यहाँ पर लिखा है x प्लस 2 और इज इक्वल टू 6 प्लस 2, ये आपका बन जाएगा 8। अब ये बन गया कि k प्लस 1 अपॉन के इज इक्वल टू 8 दिया है और k क्यूब प्लस 1 अपॉन के क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर वही वाला लॉजिक अप्लाई हो जाएगा कि x प्लस 1 अपॉन का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी k क्यूब माइनस 3 का k क्यूब माइनस 3 की, k क्यूब माइनस 3 की। 8 का क्यूब हो गया आपका 512 और माइनस कर दिया मैंने 24। जब हमने 24 माइनस कर दिया 12 तो इधर से माइनस हो गया और 500 में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा 488 बचेगा। कितना बचेगा 488। ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सपोज करो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू आपको दिया है 5। ठीक, अच्छा x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, k दिया है, और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो हमेशा k स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे। ठीक, तो यहाँ से जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे 25 माइनस का 2, और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, क्या वैल्यू निकलेगी, वैल्यू निकलेगी के क्यूब माइनस 3 के। 5 का क्यूब हो गया 125 और माइनस का कर दिया हमने 15, यानी कि क्या बचा 110 बचा। ये ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रखेंगे जरूर। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है प्रिज्म का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है प्रिज्म का क्वेश्चन। ठीक, अब आप जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप प्रिज्म के फॉर्मूले देख लें। किन किन बच्चों को प्रिज्म का फार्मूला आता है जरा बताइए, किसको किसको आता है। ठीक है, मैंने बताया कि क्लास में जब भी बैठे हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठें, जो भी आपको टफ चीज़ें लगे वो उसको आप नोट डाउन करें और उसका रिवीजन ज़रूर करें, है ना। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, रिवीजन करेंगे नहीं तो सब भूल जाएंगे पीछे का, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो प्रिज्म के जब हम फार्मूले देखेंगे, प्रिज्म का जो CSA होता है यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA को क्या बोलते हैं, CSA को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस और मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट का। ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, हाइट का। जब हमें इसका TSA निकालना होगा ना, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है CSA प्लस का 2 एरिया ऑफ बेस, 2 एरिया ऑफ बेस। यानी कि जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसमें CSA लिखेंगे और प्लस जो उसका एरिया ऑफ बेस होगा। जो प्रिज्म होता है ना उसका हमेशा कोई ना कोई बेस होता है। जैसे आपको दे देगा कि आ राइट एंगल ट्राइंगल प्रिज्म, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना होगा उसके बेस में। इसमें दिया है जैसे रेगुलर हेक्सागोन, जो इसका बेस है ना वो हेक्सागोन से बना हुआ है। तो यही बेस की बात हो रही है, हेक्सागोन का बेस का। फिर यहाँ पर हेक्सागोन के आपको फार्मूला याद करने पड़ेंगे। कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, आप ये समझिए कि पहले प्रिज्म के फार्मूले याद हो और प्रिज्म के फार्मूले याद होने के बाद आपको हेक्सागन के फार्मूले आने चाहिए, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना आपको स्किप करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन मैं 15 क्वेश्चन लाया हूँ केवल और केवल, आपको ऐसे 25 क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा कहीं ना कहीं होने वाला है, डरना नहीं है। क्योंकि आप, मैंने बता रखा है, शायद रीजनिंग की क्लास में बताया है कि जो आपकी पोस्ट है ना, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, तो हर पोस्ट की कट ऑफ SSC सिलेक्शन फेज में अलग अलग जाती है। तो जो आप फार्मासिस्ट वाले बच्चे वहाँ बैठेंगे तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे बैठते हैं, उनको नॉन टेक्निकल में पढ़ना पड़ता है ना, मैथ रीजनिंग ये सब पढ़ते जाते हैं, तो कट ऑफ आपकी कम जाएगी। और लगभग कितनी जाएगी ये हर वीडियो में बच्चे पूछते हैं, तो इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। कट ऑफ को प्रेडिक्ट करना अपने आप में बहुत ही अजीब सा काम है ना। तो मेरे अंदाज से ये है कि सेव स्कोर लगभग 130 के आसपास कहीं ना कहीं होना चाहिए, 130 से 140 के आसपास। और इससे ज़्यादा हो जाए तो भाई गालियाँ नहीं देनी है, ठीक है। इससे ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो गालियाँ नहीं पड़नी चाहिए। कट ऑफ प्रेडिक्ट करना अपने आप में बहुत ही बड़ा खेल है, अहम खेल है, ठीक है। क्या बोल रहा है, तो हम देख रहे थे TSA। अब जो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है ना, प्रिज्म का वॉल्यूम बताएंगे आप लोग क्या, प्रिज्म का वॉल्यूम बताइए फटाक से। प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है ये होता है एरिया ऑफ बेस, और मल्टीप्लाई किसका, मल्टीप्लाई हमने कर दिया हमने हाइट का। ये सारे जो हैं ये आपके जो फार्मूले रहे ना, ये आपके फार्मूले किसके रहे, ये आपके प्रिज्म के फार्मूले रहे। अब आपको प्रिज्म के फार्मूले पता चल गए। अब आप एक बार एक क्वेश्चन रीड करें और इसके बाद ये जरा सॉल्व करने की कोशिश करें, देखें क्या सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक, इसमें लिखा है कि द बेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन विद अ साइड ऑफ लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। जो रेगुलर हेक्सागन है उसकी जो साइड की लेंथ है वो कितनी है,
8 सेंटीमीटर है। द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि प्रिज्म की हाइट कितनी दी गई है आपको, 15 सेंटीमीटर दी गई है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, हमने वॉल्यूम का अभी फॉर्मूला पढ़ा है, वॉल्यूम का हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस और मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट का। तो एरिया ऑफ बेस जो आपका बेस है वो क्या है, रेगुलर हेक्सागन है। अब इसके लिए रेगुलर हेक्सागन का एरिया आना चाहिए, जो आपका हेक्सागन बनेगा इसका आपको एरिया आना चाहिए, इसका एरिया आना चाहिए। इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है 3√3 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। ये हेक्सागन का एरिया होता है। ये किसका एरिया होता है, ये हेक्सागन का एरिया होता है। ठीक, अब आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, और हेक्सागन में 6 साइड होती हैं। हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं, 6 साइड होती हैं। तो जो हेक्सागन का जो पेरीमीटर होगा ना, हेक्सागन का जो पेरीमीटर होगा ये आपका 6a होगा। क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सिंपल वही होता है कि सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस के लिए मैं क्या करूंगा, 3√3 अपॉन में 2, ठीक है, मल्टीप्लाई साइड, साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करना है, और हाइट कितनी है 15 है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया 2 4 जा 8। ठीक है, अब 8 4 जा 32 और 32 मल्टीप्लाई 3 कर देना है। 32 मल्टीप्लाई जब हम 3 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 96, और 96 में मल्टीप्लाई कर देना 15 और मल्टीप्लाई रूट का, तो 15 6 जा हो गया 90 और 15 9 जा 135, 0 9 4 14 141 1440√3। अच्छा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। अगर ऑप्शंस में 1440 मल्टीप्लाई √3 दिया है तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं तो क्या करना है कि हमें √3 की वैल्यू आप याद रखेंगे कि √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। क्या होती है 1.732, तो 1440 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसकी, 1.732 की। ठीक है, देन आपको आंसर बताना होगा, आज की क्लास में कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर ये क्वेश्चन लाए, इतना इजी क्वेश्चन लाए, नहीं ये तो नहीं कह सकते आप, है ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ज्योमेट्री का कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट है। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट जो एंगल होते हैं इनका जो सम होता है, सपोज 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों एंगल a प्लस बी इनका जो सम होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। और कोई एंगल सप्लीमेंट है, क्या है सप्लीमेंट एंगल है, तो उसका जो सम होगा a प्लस बी वो हमेशा कितना होगा 180 डिग्री। ठीक, और अगर हमें दे दिया गया क्वेश्चन में कि एक एंगल जो है, 2 एंगल दिए कॉम्प्लीमेंट्री और एक एंगल 45 है, तो दूसरा एंगल जाहिर सी बात है कि 90 - x होगा। अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल 90 - x होगा। क्यों, क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे ना तो उनका सम कितना आना चाहिए, उनका सम आना चाहिए 90 डिग्री। अब चलते हैं आगे। अब क्या बोला है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट, क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द एंगल। ठीक है, तो कोई अगर एंगल x है और x का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा 90 - x। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 - x। क्वेश्चन में बोला है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द एंगल। ट्वाइस द एंगल, एक एंगल हो गया x, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल इज ट्वाइस मोर देन 12 डिग्री। ठीक है, इज ट्वाइस मोर देन 12 डिग्री विद द एंगल। फाइंड द एंगल, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 90 माइनस का 12 हो जाएगा 3x। ठीक है, और इसमें से जब हम 12 माइनस करेंगे तो हमने 10 माइनस किया, हो गया 80, यानी कि 78 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 2 जा 6, 3 6 जा 26 डिग्री। जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई 26 डिग्री आई, और जो दोनों का सम होता है वो कितना होता है 90 होता है। तो अनदर जो एंगल होगा, सपोज y इज इक्वल टू क्या होगा 4 हो जाएगा 30, 4 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और इसके बाद में 60, हमें क्या बचा 64 बचा। ठीक, ये हो गया 64। 26 4 आपका हो गया कितना 4 30 और 60 90। ठीक, तो दूसरा एंगल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बचा 40 नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है
क्या बोला है कि cos A इज इक्वल टू है 12/13 एंड A इज एक्यूट, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटा। फाइंड द tan A, tan A मुझे फाइंड करना है। एक चीज आप ध्यान रखने, क्या ध्यान रखना, LAL अपॉन में K, ठीक। जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला एंगल हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक। 90 डिग्री में जो ये होता है ना, इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं इसको, कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लंब, और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। और ये जो आधार हो गया इसको बोलेंगे बेस, और ये जो लंब हो गया इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और ये जो कर्ण हो गया इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक। अब जो साइन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो क्या क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि साइन थीटा की जब भी आपको वैल्यू दी होगी ना, जैसे अगर दिया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 लिखा है, तो 5/13 में जो ऊपर वाला 5 होगा ना ये हमेशा लंब होगा। क्या होगा, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, और जो नीचे के लिखा है यानी कि कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस। ऐसे ही cos थीटा में आधार बटे कर्ण होता है और tan थीटा में लंब बटे आधार होता है, ठीक। अब जब आप cot थीटा में आएंगे तो इसका अपोजिट कर देंगे, यानी कि आधार बटे लंब कर देंगे, और जब आप sec थीटा में आएंगे तो कर्ण अपॉन लंब आधार कर देंगे, और जब cosec पे आएंगे तो कर्ण अपॉन लंब कर देंगे। ये सारी चीजें बेसिक सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या बोला है कि इफ cos A, और एक चीज जो राइट एंगल ट्रायंगल की जो थ्योरम होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है कि हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर करना है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। यानी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। ये हमारी पाइथागोरस की थ्योरम हो गई। अब हमें दिया है कि cos A की वैल्यू कितनी दी गई, cos A की वैल्यू दी गई है 12/13। इस चार्ट से देखेंगे तो cos थीटा होता है आधार अपॉन कर्ण, यानी कि ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और ये हमने A मान लिया, आधार क्या हो गया 12, ये हो गया आधार, और कर्ण क्या हो गया 13। अच्छा, आपको पाइथागोरस थ्योरम से इस वाली साइड्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आगे चल के आपको काफ़ी सारी ट्रिपलेट भी लर्न होती हैं। ट्रिपलेट क्या होती है कि 5, 12, 13, ठीक है, 7, 24, 25, ठीक है। ये कुछ ऐसी होती हैं ट्रिपलेट होती हैं, जैसे एक हो गई 9, 40, 41। ये सारी की सारी क्या होती हैं, ट्रिपलेट होती हैं। यानी कि अगर दो साइड 12, 13 दिख रही हैं तो तीसरी साइड जो होगी एक होती है 3, 4, 5, ठीक। तो जो तीसरी साइड होगी वो क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। और अगर हम इसको निकालेंगे थ्योरम से तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, क्योंकि मुझे ये वाली साइड फाइंड करनी। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144, और प्लस कर दिया x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा हमारा 25। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू रूट से जब निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5, ठीक। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब आपको इस वाली साइड की भी वैल्यू पता चल गई। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड tan A। tan A की वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा होता है हमारा लंब, हमारा क्या होता है लंब एंड आधार। लंब क्या हो गया 5 हो गया, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, tan A की, तो लंब हो गया 5, आधार हो गया 12। तो हमारी जो tan A की वैल्यू आई ये कितनी आई, ये आ गई 5/12। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास इज क्या है कि इफ मीन मीडियन एंड मॉड ऑफ अ मॉडरेटली स्क्यूड ऑब्जर्वेशन आर x-1, हमारा जो x-1 है ना, x-1 क्या है, x-1 हमारा दिया है मीन, ठीक। एंड 2x-4 क्या दिया गया है, ये दिया गया है मीडियन, ठीक है। और मॉड क्या दिया गया है, मॉड दिया गया है 2x। 2x को क्या बोलेंगे, मॉड। मीन मीडियन मॉड के बिटवीन में एक रिलेशनशिप होता है, कि बीच में एक रिलेशनशिप होता है, जो क्या होता है जब भी हमें इक्वेशन टाइप दे दी हो, किसी की वैल्यू निकालनी हो मीन मीडियन मॉड में से, और 2 की वैल्यू दी गई हो, तो मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू, ठीक। ये एक थ्योरम है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्या थ्योरम है कि मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है।
यही वाली इक्वेशन हम लोग यहाँ पुट करेंगे कि मॉड की वैल्यू है 2x इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, मीडियन हो गया 2x माइनस 4 और माइनस 2 इंटू मीन x माइनस 1, यानी कि 2x इक्वल टू 6x माइनस 12 माइनस 2x प्लस का 2। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करना। 2x इज इक्वल टू 6x माइनस 2x हो गया 4x। ठीक है, और ये माइनस का 12 प्लस का 2 माइनस का 10, यानी कि 10 इज इक्वल टू मिला 2x, x की जो वैल्यू आई यहाँ से निकल कर ये क्या आ गई 5 आ गई। और मुझसे आंसर में क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो डेट इज 5। ये आपका क्या रहा, ये आपका आंसर रहा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैं 15 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट लाया था मैथ का। ये जो सारे के सारे 15 क्वेश्चंस थे ये आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम जो हुआ है लास्ट ईयर उसके ही क्वेश्चंस थे। तो आपको कहीं ना कहीं लेवल का अंदाजा लग गया होगा। ठीक है, और जो बच्चे कह रहे थे क्वेश्चन बहुत इजी है प्रैक्टिस सेट में, तो अब आप ये शब्द नहीं कह सकते कि क्वेश्चन बहुत इजी है। और जिसको ये क्वेश्चन इजी लग सकते हैं उसको फिर तैयारी करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाए, प्रैक्टिस करे, वो एग्जाम क्वालिफाई करके जरूर आएगा। ठीक है, और जिसको इजी नहीं लग रहा है, जिसको सीखना है, तो वो क्लास में कॉपी पेन लेकर बैठे और जो मैं बताता जाऊँ उसको ऑब्जर्व करें और उसको लिखते चलें और उसका रिवीजन करें। ठीक है, ऐसे चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और जिसको डिटेल्ड चीज़ें देखनी है वो हमारे पेड कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। और हमारी जो एम्स और सीआईएसएफ की वैकेंसीज आई हैं ना, इसके लिए भी पेड कोर्सेज चल रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा आगे से कि जो क्लासेस है ना वो आपकी कंटिन्यू रख सकें। टोटल एक दिन रीजनिंग की क्लासेस हो जाए और एक दिन मैथ का प्रैक्टिस सेट हो जाए, ऐसे करके आपका धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे। आप काफ़ी सारे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किया वो प्ले स्टोर से हमारा ऐप ब्रेनडेस्क एडू डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्सेस में एनरोल हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लगातार आपको कंसिस्टेंसी बनाकर आपको मेहनत करते रहना है ना, एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगी। जो बच्चे एसएससी फार्मासिस्ट का एग्जाम देंगे वो हमारा जो एम्स और सीआईएसएफ है उसका भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, कई सारे बच्चे क्वेरी आते रहते हैं कि सर रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही, तो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा जो क्लासेस हैं वो आपकी रेगुलर बनी रहे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद। जो भी आप रिव्यू देना चाहें वो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।